हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम चौहान वंश के एक महत्वपूर्ण शासक पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के विषय में चर्चा करेंगे, जिन्हें भारतीय इतिहास में राय पिथौरा और दल पंगुल के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो विग्रहराज चतुर्थ है वो चौहान वंश का एक महत्वपूर्ण शासक हुआ था और उनका जो काल है वो भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, जिन्हें बिसल देव, कटिबंधु और कटिबांधव के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो जब विग्रहराज चतुर्थ है उनकी जो मृत्यु है वो जब हो जाती है, जो अपर गांगे है वो विग्रहराज चतुर्थ के बाद में चौहान साम्राज्य का जो शासक बनता है या उत्तराधिकारी बनता है। लेकिन जो अपर गांगे है उसकी उनके चचेरे भाई पृथ्वीराज सेकंड के द्वारा हत्या कर दी जाती है और पृथ्वीराज चौहान है जो सेकंड है वो 1164 से 1169 के बीच में है। वो चौहान साम्राज्य की जो बागडोर है वो संभालता है। लेकिन पृथ्वीराज सेकंड है उनकी कोई संतान नहीं थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो अनुराज का जो सबसे छोटा पुत्र था सोमेश्वर चौहान है वो शासक बनते हैं और जो सोमेश्वर है वो पृथ्वीराज चौहान के पिता थे और उनकी जो गुजरात के जो चालुक्य शासक है वो उनकी हत्या कर देते हैं। और जब हत्या कर देते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि उनकी मृत्यु के पश्चात 1177 में है वो पृथ्वीराज चौहान है वो चौहान साम्राज्य की बागडोर संभालते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान है उनका जो जन्म है वो गुजरात के अहनीवाड़ा के अंदर ही हुआ था और इनके पिता जैसे मैंने बताया कि सोमेश्वर चौहान थे और उनकी माता है वो कर्पूर देवी थी। तो 1177 के अंदर सोमेश्वर की मृत्यु के पश्चात है वो पृथ्वीराज चौहान है वो शासक बनते हैं। और क्योंकि ये एक अल्पायु के थे तो ऐसी स्थिति के अंदर इनकी जो मदर है कर्पूर देवी है वो इनकी संरक्षिका बनती है और इन्होंने 1 वर्ष तक राज्य का संचालन है बड़ी योग्यता के साथ है वो किया। और लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान है वो एक महत्वाकांक्षी शासक थे। ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने 1 वर्ष के पश्चात 1178 में चौहान साम्राज्य की समस्त बागडोर है वो अपने हाथों में ले ली और एक तरह से चौहान साम्राज्य के स्वतंत्र शासक है वो एक तरह से बन जाते हैं 1178 में। तो पृथ्वीराज जो चौहान है वो उन्होंने जब सत्ता स्थापित की या उन्होंने जो साम्राज्य प्राप्त किया वो वास्तव में इनको विरासत के अंदर एक विशाल साम्राज्य मिला। लेकिन उनके समक्ष वो अनेक प्रकार की चुनौतियां थी लेकिन उन चुनौतियों का पृथ्वीराज चौहान ने है वो उन चुनौतियों का सामना किया। उनके समक्ष जो प्रमुख चुनौती थी उनकी पहली चुनौती ये थी कि उनकी अल्पायु का जो लाभ उठा करके उनके जो परिजन है जो निकट रिश्तेदार है वो उनके उत्तराधिकार को चुनौती दे रहे थे। वहीं जो उनके जो अधीनस्थ राज्य थे चौहान साम्राज्य के वो भी एक प्रकार से उनसे मुक्त होने का प्रयास कर रहे थे। तो विग्रहराज जो चतुर्थ है उनका लड़का जो नागार्जुन है उन्होंने गुड़गांव पर अधिकार करके पृथ्वीराज चौहान के सिंहासन को छीनने के लिए है वो एक प्रकार से योजना बना रहा था। तो वहीं गुजरात का जो चालुक्य है वो चौहान वंश के वो परंपरागत शत्रु थे और वो भी अपनी प्रभुसत्ता अपने शक्ति को बढ़ाने का वो प्रयास कर रहे थे। पूर्व के अंदर क्या है कि कन्नौज के जो गढ़वाल हैं वो भी चौहानों के शत्रु थे और गढ़वाल जो शासक इस समय जयचंद था वो अत्यंत महत्वाकांक्षी था और वो एक प्रकार से उत्तर के अंदर अपनी सत्ता का विस्तार करना चाहता था। तो और दूसरी तरफ है वो जो दक्षिण पूर्व के अंदर महुआ के चंदेल थे वो एक प्रकार से चौहान के साम्राज्य को वो के प्रदेश पर अधिकार करने के लिए वो प्रयत्नशील थे। वहीं उत्तर पश्चिम के अंदर जो एक विदेशी क्रांता है वो मोहम्मद गोरी है उसका भी खतरा है वो मंडरा रहा था।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को यद्यपि विरासत के अंदर एक विशाल साम्राज्य मिला, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के जो समक्ष है वो उनके निकट रिश्तेदार है और उनके जो अधीनस्थ राज्य है और जो पड़ोसी राज्य है, जिसमें जो कन्नौज के गढ़वाल है, गुजरात के चालुक्य है और महुआ के चंदेल है, वो एक प्रकार से पृथ्वीराज चौहान के लिए एक चुनौती वो बने हुए थे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान एक वीर योद्धा थे और उन्होंने इन सभी चुनौतियों का सामना है बड़ी कुशलता के साथ किया। जहाँ तक इनकी राजनीतिक उपलब्धियों की हम बात करें तो पृथ्वीराज जो चौहान है उनकी जो राजनीतिक उपलब्धियाँ हैं उनको हम 3 चरणों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। तो प्रथम चरण की जब हम बात करें कि सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान ने है एक सिस्टमेटिक ढंग से सबसे पहले जो उसके उत्तराधिकार को चुनौती देने वाली जो शक्ति थी उनका दमन किया, जिसमें नागार्जुन थे, और उसके बाद में बधानकों की शक्ति का दमन किया। और उसके बाद में उन्होंने द्वितीय चरण के अंदर अपनी विस्तारवादी नीति का अनुसरण करते हुए अपने पड़ोसी राज्य में अपनी शक्ति का विस्तार करने का प्रयास किया। और तृतीय चरण के अंदर उन्होंने अपने जो तुर्की आक्रांता थे मोहम्मद गोरी है, उनकी जो बढ़ती हुई प्रादेशिक और राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया। यद्यपि प्रथम 2 चरण के अंदर अपने जो उत्तराधिकार को चुनौती देने वाले रिश्तेदार हैं और अपने जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी शक्ति का दमन करने में पृथ्वीराज चौहान को सफलता मिली। लेकिन तृतीय चरण के अंदर जो पृथ्वीराज चौहान है उसको मोहम्मद गोरी के विरुद्ध जो प्रारंभिक सफलता की बाद में है उनको पराजय का सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी जब हम उपलब्धियों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जिनकी जो प्रारंभिक कठिनाइयाँ थी जिसके अंतर्गत उनके उत्तराधिकार को चुनौती देने वाले जो विग्रहराज चतुर्थ का जो छोटा भाई था, जो विग्रहराज चौहान का जो लड़का और जो अपर गांगे का जो छोटा भाई था नागार्जुन है, वो पृथ्वीराज के राज्याधिकार को चुनौती दे रहा था। और ऐसी स्थिति के अंदर उसने गुड़गांव पे अधिकार कर करके है वो पृथ्वीराज चौहान को चुनौती देने का प्रयास कर रहा था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने है वो अपने जो मुख्यमंत्री कदमवास है के नेतृत्व के अंदर एक विशाल सेना भेजी और विशाल सेना के द्वारा है वो नागार्जुन की शक्ति का है वो पूर्ण रूप से दमन कर दिया। तो नागार्जुन की शक्ति का दमन करने के पश्चात है पृथ्वीराज चौहान के समक्ष दूसरी प्रमुख जो समस्या है, हालांकि सबसे पहले 1180 के अंदर है वो जो पृथ्वीराज चौहान ने नागार्जुन की शक्ति का दमन किया, जो विग्रहराज चतुर्थ के लड़के थे या अपर गांगे के जो भाई थे, छोटे भाई थे, उनकी शक्ति का उन्होंने दमन किया। तो ऐसी स्थिति में अब उन्होंने अपने उत्तराधिकार को निर्विवाद वो बना दिया। उसके पश्चात उन्होंने बधानकों की शक्ति का वो दमन 1182 में किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो बधानक है वो हरियाणा राज्य के रेवाड़ी है, गुड़गांव है, भिवानी है और जो उत्तर प्रदेश के मथुरा और राजस्थान के अलवर भरतपुर के क्षेत्र में निवास करने वाली एक लड़ाकू जाति थी। और वो एक प्रकार से बार बार विद्रोह कर करके जो पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य को अस्थिर करने का जो प्रयास कर रही थी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने है वो नागार्जुन 1180 में नागार्जुन की शक्ति के दमन के पश्चात 1182 में बधानकों पर है वो भयंकर आक्रमण किया और उनकी बस्तियों को नष्ट भस्म कर दिया और अनेक को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। तो इस प्रकार उन्होंने क्या है कि कुछ भाग गए और कुछ उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया वो क्योंकि बधानक एक लड़ाकू जाती थी, तो पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य विस्तार के अंदर बधानकों ने एक प्रकार से मदद की अप्रत्यक्ष रूप से है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने है वो नागार्जुन की शक्ति का एक प्रकार एक और दमन कर करके अपने जो राज्याधिकार है उसको निष्कंटक और निर्विवाद बना लिया। वही बधानकों की शक्ति के दमन से है न केवल उनके साम्राज्य का विस्तार हुआ अपितु एक प्रकार से है वो दिल्ली और अजमेर को एक सूत्र में बांधने में भी एक तरह से सहायता मिली और उनके जो विजय अभियान है उनको एक तरह से सफलता मिली। तो प्रारंभिक नागार्जुन और बधानकों की शक्ति के दमन के पश्चात है वो हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान है उन्होंने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया। और क्योंकि बधानकों की शक्ति के दमन के पश्चात है वो चौहान साम्राज्य की जो सीमाएँ हैं वो उत्तर के अंदर मुस्लिम राज्य से, दक्षिण के अंदर है वो दक्षिण पश्चिम में गुजरात से और पूर्व में चंदेल के साम्राज्य को छूने लगी थी। इसलिए चंदेलों के आगे गढ़वाल थे। तो अपने साम्राज्य की जो अपनी विस्तारवादी नीति का अनुसरण करने के लिए इन जो चारों शक्तियाँ हैं उनका दमन करना वो आवश्यक था।
तो जो पृथ्वीराज चौहान ने अपनी जो दिग्विजय की नीति का अनुसरण किया, उसमें सर्वप्रथम उनका जो संघर्ष है वो चंदेलों के साथ हुआ, क्योंकि बदानकों की शक्ति के दमन के पश्चात है वो पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वो चंदेल साम्राज्य को छूने लगी थी। और जो चंदेल साम्राज्य है उसके अंतर्गत बुंदेलखंड, जजाकभूति और महोबा साम्राज्य थे, और आते थे, और उनकी राजधानी थी महोबा थी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो 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 पृथ्वीराज चौहान ने जो दिग्विजय की नीति का जो अनुसरण किया, उसमें सर्वप्रथम उन्होंने जजाकभूति है कि जो चंदेल जो शासक प्रमादिदेव है उनकी शक्ति का दमन किया, और उनके जो प्रमादिदेव के जो दो मंत्री थे अलाउद्दल है, उन्होंने इस संघर्ष के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, अपितु उनको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान है उसने प्रमादिदेव को और अलाउद्दीन की शक्ति का दमन कर करके है वो चंदेलों की शक्ति का वो एक प्रकार से वो दमन किया। तो सर्वप्रथम है वो एक तरह से तुमुल का युद्ध जो 1182 में हुआ, उस युद्ध के अंदर है वो पृथ्वीराज चौहान ने वो एक प्रकार से चंदेलों की जो शक्ति है उसका दमन वो कर दिया। तो चंदेलों की शक्ति के दमन के पश्चात है वो पृथ्वीराज चौहान ने जो गुजरात के जो चालुक्य हैं उनकी शक्ति का दमन करने का प्रयास किया। और क्योंकि जैसे गुजरात के जो चालुक्य हैं वो जैसा कि आप जानते हैं कि चौहानों के हैं वो परंपरागत शत्रु थे। और यद्यपि क्या है कि जो पृथ्वीराज चौहान के जो पिता सोमेश्वर के समय में दोनों के चौहानों और चालुक्य के संबंध है वो आपस मधुर हो गए थे, क्योंकि जो सोमेश्वर जो 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 चौहान है वो चालुक्यों का दोहितर था, और उसका बचपन है वो गुजरात में व्यतीत हुआ था। लेकिन ऐसा साक्ष्यों में उल्लेख मिलता है कि पृथ्वीराज जो चौहान है और जो चालुक्य है उनके बीच के अंदर जो संघर्ष का या मतभेद का जो प्रमुख कारण है वो आबू की राजकुमारी इच्छिनी थी। और इच्छिनी से है वो भीमदेव है गुजरात का चालुक्य शासक है, वो भीमदेव शादी करना चाहता था, विवाह करना चाहता था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इच्छिनी के साथ विवाह कर लिया था। तो ऐसी स्थिति के अंदर दोनों के बीच के अंदर है वो जो संघर्ष है संभावी हो गया। लेकिन पृथ्वीराज चालुक्य और जो चौहान है उसके बीच संघर्ष का जो प्रमुख कारण है वो दोनों की जो विस्तार साम्राज्यवादी नीति थी, जो कि परंपरागत शत्रु भी दोनों थे, आपस में थे। तो अपनी साम्राज्यवादी जो महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जो पृथ्वीराज चौहान है वो चालुक्यों के जो शासक है वो भीमदेव सेकंड है उसको पराजित कर देते हैं। तो भीमदेव सेकंड चालुक्य को पराजित करने से है वो चौहान साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वो उत्तर पूर्व के अंदर जो कन्नौज के गढ़वाल जो शासक है साम्राज्य उससे छूने लगी थी। तो ऐसी स्थिति में गढ़वालों के साथ भी संघर्ष होना असंभावी हो गया था। और इस समय गढ़वाल शासक जयचंद थे। लेकिन जो पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रबरदाई वो बताते हैं कि जो कन्नौज के गढ़वाल शासक है जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में है वो युद्ध का जो प्रमुख कारण है वो पृथ्वीराज जो जयचंद की लड़की शिवंगिता थी, क्योंकि शिवंगिता के विवाह के लिए है वो जयचंद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया था। और एक इस समय उन्होंने एक राजसूय यज्ञ का आयोजन भी किया था। और स्वयंवर के अंदर क्या है कि क्योंकि पृथ्वीराज जो जयचंद है वो एक महत्वाकांक्षी शासक था और पृथ्वीराज चौहान के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए जब स्वयंवर रखा तो उस स्वयंवर के अंदर क्या है कि जो जयचंद है उसने सभी प्रोमिनेंट जो किंग्स है उनको आमंत्रित किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को न केवल अपमानित करने के लिए न केवल आमंत्रित नहीं किया गया, अपितु उसको अपमानित करने के लिए उसकी एक मूर्ति बना करके द्वारपाल के रूप के अंदर स्वयंवर कक्ष के बाहर रख दी गई। जो पृथ्वीराज चौहान को जब इस बात की जानकारी मिली तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा कहा जाता है कि जो संहिता है कि वो पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी और उसने उनकी जो मूर्ति है उस पर वरमाला पहना दी। और जो पृथ्वीराज चौहान है वो उसको एक तरह से अपहरण कर करके है उसको ले जाता है। तो इस प्रकार जो संहिता है वो जयचंद और या गढ़वाल या पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध का प्रमुख कारण था। तो इस तरह से क्या है कि पृथ्वीराज चौहान ने न केवल चंदेलों की शक्ति का दमन किया, अपितु चौहानों की शक्ति और गढ़वालों की शक्ति है उसका
दमन किया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के समक्ष एक तीसरी जो प्रमुख शक्ति थी वो तुर्क शक्ति थी, क्योंकि जो 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 मोहम्मद गोरी के नेतृत्व के अंदर क्या है कि तुर्क भारत के अंदर अपनी सत्ता का विस्तार करना चाह रहे थे। और जो मोहम्मद गोरी है उन्होंने 1175 तक है वो सिंध और मुल्तान पर है वो अधिकार कर लिया था। लेकिन जब 1178 के अंदर है वो मोहम्मद गोरी ने जो गुजरात के जो चालुक्य शासक है गुजरात पर आक्रमण किया, तो गुजरात के चालुक्य शासक जो मूलराज द्वितीय है उसने एक प्रकार से मोहम्मद गोरी को पूर्ण रूप से बुरी तरह से पराजित कर दिया। तो जब मोहम्मद गोरी को गुजरात के जो शासक है वो मूलराज सेकंड ने जब पराजित कर दिया, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि मोहम्मद गोरी ने सोचा कि सिंध और मुल्तान को आधार बना करके भारत पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। तो इसने लेकिन वह मोहम्मद गोरी है वो अपनी पराजय से गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज सेकंड के पराजित होने के कारण वो हतोत्साहित नहीं हुआ और उसने अपनी रणनीति के अंदर वो परिवर्तन किया और उन्होंने पंजाब के रास्ते पर भारत विजय की योजना बनाई। और ऐसी स्थिति के अंदर उसने क्या है कि पृथ्वीराज जो मोहम्मद गोरी है उसने जो पंजाब के जो बठिंडा है तबरिंद है उस पर अधिकार कर लिया। जब तबरिंद पर अधिकार कर लिया तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य की सीमाएं हैं और जो मोहम्मद गोरी के साम्राज्य को छूने लगी थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर दोनों के बीच में वो युद्ध है वो असंभव हो गया। तो बठिंडा पे अधिकार करना वो प्रमुख कारण था। यदि पृथ्वीराज ऐसा उल्लेख मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान और जो मोहम्मद गोरी है उसके बीच के अंदर है वो कई युद्ध हुए, लेकिन दो प्रमुख युद्ध है वो मुस्लिम इतिहासकार है वो अपने ग्रंथों में उल्लेख करते हैं, जिसको तराइन का प्रथम युद्ध है और तराइन का द्वितीय युद्ध है वो कहा जाता है। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है, तराइन है वो हरियाणा के करनाल जिले के अंदर वो स्थित है और वहाँ पे क्या है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच के अंदर है वो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। और तराइन का जो प्रथम युद्ध है उसमें जो पृथ्वीराज चौहान है वो मोहम्मद गोरी को है वो पराजित कर देते हैं। और जो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो मोहम्मद गोरी है वो मोहम्मद गोरी है वो गजनी चला जाता है और वो इस जो पराजय है उससे हतोत्साहित नहीं हुआ और वो पुनः अपनी शक्ति को अर्जित करता है और 1 वर्ष के पश्चात है वो पुनः पृथ्वीराज चौहान के साथ संघर्ष करने के लिए वो पुनः आता है। लेकिन इस बार वो एक प्रकार से जो तराइन का जो द्वितीय युद्ध है उसमें एक अपनी रणनीति के अंदर परिवर्तन करता है और एक प्रकार से क्या है कि जो पृथ्वीराज चौहान है उसको भ्रम फैलाने के लिए वो उसको एक पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी एक चाल चलता है और वो कहता है कि मैं युद्ध करने के लिए नहीं आया हूँ, अपितु संधि करने के लिए आया हूँ और अपने भाई की इजाज़त का है वो इंतज़ार कर रहा हूँ। पृथ्वीराज चौहान है वो इस मोहम्मद गोरी के इस चाल के अंदर वो फंस जाता है और ऐसी स्थिति के अंदर दोनों के बीच के अंदर है वो संघर्ष होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है उस तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर है वो मोहम्मद गोरी है वो पृथ्वीराज चौहान को है वो पराजित कर देता है। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो भारतीय इतिहास के अंदर एक महत्वपूर्ण युद्ध है वो माना जाता है, क्योंकि एक निर्णायक युद्ध था, एक तरह से एक डिमार्केशन लाइन थी, क्योंकि इस युद्ध के पश्चात है वो जो चौहानों का 250 वर्ष जो पुराना साम्राज्य है वो अंत हो जाता है और जो दिल्ली से अजमेर तक का जो चौहानों का एक विस्तृत भूभाग है उस पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है और भारत के अंदर है वो तुर्क साम्राज्य की स्थापना का मार्ग अब एक तरह से प्रशस्त हो जाता है और इसके पश्चात है वो भारत के अंदर है वो विदेशी सत्ता है वो स्थापित हो जाती है। तो एक प्रकार से तराइन का द्वितीय युग भारतीय इतिहास में एक युग परिवर्तनकारी घटना थी और ये एक तरह से इस युद्ध के पश्चात है वो भारत के बीचों बीच है वो विदेशी तुर्की साम्राज्य की सत्ता स्थापित हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की पराजय के साथ ही है वो जो एक राजपूतों की जो उदीयमान शक्ति है उसकी जो आकांक्षा है उस पर एक तरह से पानी फिर जाता है और एक इस पराजय से राजपूतों को इतनी भयंकर क्षति पहुँची कि दोबारा है वो राजपूत है वो इसकी पूर्ति वो नहीं कर सके
और इस तरह से क्या हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान एक वीर योद्धा थे, लेकिन उनकी कुछ भूलें थी जिसके कारण से उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो पृथ्वीराज चौहान की इस युद्ध के पश्चात क्या हुआ, उसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई, इसके विषय में विद्वानों में मत मतांतर हैं। जहाँ पर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो पृथ्वीराज चौहान है, उनको मोहम्मद गोरी है वो गजनी ले जाता है और वहाँ अंधा कर देता है। इसका उल्लेख है वो पृथ्वीराज रासों के रचयिता वो चंद्रबरदाई करते हैं, और बाद में चंद्रबरदाई है वो भी गजनी पहुँच जाते हैं और वहाँ शब्दवेदी बाण के द्वारा है वो गोरी की हत्या कर दी जाती है, और फिर पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। तो इस प्रकार गजनी में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई। इसका समर्थन है कुछ इतिहासकार करते हैं, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जैसे मीनाज उसराज जैसे कुछ इतिहासकार मानते हैं कि युद्ध भूमि में भागने पर है वो पृथ्वीराज चौहान को है वो मौत के घाट उतार दिया गया। जबकि जो हसन निजामी है वो ताजुल बासिर में कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके अजमेर रखा गया और बाद में पृथ्वीराज चौहान ने कुछ षड्यंत्र रचा था, ऐसी स्थिति में उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो पृथ्वीराज चौहान के कुछ सिक्के मिलते हैं जिस पर पृथ्वीराज चौहान अंकित मिलता है, जिसके आधार पर कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने वो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में है वो शायद अधीनता स्वीकार कर ली और कुछ समय तक शासन किया। तो इस प्रकार क्या है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के विषय में विभिन्न मत मतांतर है, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध की जो पराजय है वो भारतीय इतिहास के अंदर एक क्रांतिकारी घटना है वो मानी जाती है, एक युग परिवर्तनकारी घटना मानी जाती है। इसके बाद भारत के अंदर है वो राजपूतों की शक्ति का एक प्रकार से है वो जो पतन हो जाता है, चौहानों की शक्ति का एक तरह से पतन हो जाता है, जिसके लिए पृथ्वीराज चौहान की भूलें हैं वो काफ़ी हद तक उत्तरदायी थी। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी की भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया। यदि उसकी सेना को नष्ट कर देता तो दोबारा वो आक्रमण करने का साहस नहीं करता। तो एक दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान है वो तराइन के प्रथम युद्ध के पश्चात है वो अंतिम युद्ध मान करके है वो भोग विलासिता के अंदर है वो एक प्रकार से लिप्त हो गया और उन्होंने अपनी उत्तरी पश्चिमी सीमा की रक्षा के लिए है वो कोई विशेष प्रयास नहीं किया। तो पृथ्वीराज चौहान की जो भोग विलास की नीति और अपने समय के अनुसार अपनी सैन्य क्षमता अपनी सामरिक सुरक्षा की ओर ध्यान नहीं देना है वो एक प्रकार से पृथ्वीराज चौहान की भूल कह सकते हैं। वही एक प्रकार से पृथ्वीराज चौहान ने समय के अनुसार अपनी जो सेना है उसको सैन्य नीति है रणनीति है उसके अंदर परिवर्तन नहीं किया और युद्ध को एक प्रकार अखाड़ा समझना भी पृथ्वीराज चौहान की एक प्रकार से भूल थी। जबकि तुर्कों ने है वो युद्ध के अंदर है वो इनके प्रकार है वो युद्ध जीतना है वो उनकी रणनीति थी। जबकि पृथ्वीराज चौहान की रणनीति युद्ध के अंदर अपनी शौर्य प्रदर्शन का एक स्थल था। तो ये भूल थी जिसके कारण से है वो पृथ्वीराज चौहान है उसको तुर्कों के विरुद्ध है वो पराजय का मुंह देखना पड़ा। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक महान योद्धा था। उन्होंने एक तरह से चौहान साम्राज्य की जो शक्ति है उसको सर्वोच्च शिखर पर वो पहुँचाया। एक साहसी और एक तरह से वीर जो विलक्षण प्रतिभा का धनी कह सकते हैं, क्योंकि 11 वर्ष की छोटी आयु के अंदर उन्होंने सत्ता संभाली और 1192 तक तराइन के द्वितीय युद्ध तक कोई एक युद्ध को छोड़ करके वो हमेशा विजय रहे और जो उनकी विद्वता का जो प्रमाण माना जा सकता है। यद्यपि वीरता और शौर्य की कमी नहीं थी पृथ्वीराज चौहान में, लेकिन वो शत्रु के भुलावे और भ्रम के कारण से हैं वो एक प्रकार से उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा। वो पृथ्वीराज चौहान न केवल एक वीर योद्धा थे अपितु एक विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। उनके दरबार के अंदर चंद्रबरदाई जैसे विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की और उनके पुत्र जलहर ने है वो पृथ्वीराज रासों को पूर्ण किया। जयानक है, विद्यापति गौड़ है, वागीश्वर है, जनार्दन है, आसाधर है और विश्वरूप है जैसे विद्वान है वो पृथ्वीराज चौहान के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। और पृथ्वीराज चौहान के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने जीवन में कला और साहित्य विभाग की स्थापना की और उसके अध्यक्ष है वो विश्वरूप को बनाया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान वो चौहान वंश के है वो अंतिम महत्वपूर्ण है वो शासक थे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।